मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। आप रेडियो पर मेरी मन की बात सुनते होंगे लेकिन दिमाग इस बात पे लगा होगा बच्चों की एग्ज़ाम शुरू हो रही है। कुछ लोगों की 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम शायद 1 मार्च को ही शुरू हो रही है। तो आपके दिमाग में भी वही चलता होगा। मैं भी आपकी इस यात्रा में आपके साथ शरीक होना चाहता हूँ। आपको आपके बच्चों की एग्ज़ाम की जितनी चिंता है मुझे भी उतनी ही चिंता है। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम को परीक्षा को देखने का अपना तौर तरीका बदल दें तो शायद हम चिंता मुक्त भी हो सकते हैं। मैंने पिछली मेरी मन की बात में कहा था कि आप नरेंद्र मोदी ऐप पर अपने अनुभव, अपने सुझाव मुझे अवश्य भेजिए। मुझे खुशी इस बात की है शिक्षकों ने बहुत ही सफल जिनकी कैरियर रही है ऐसे विद्यार्थियों ने, माँ-बाप ने, समाज के कुछ चिंतकों ने बहुत सारी बातें मुझे लिख करके भेजी हैं। 2 बातें तो मुझे छू गई कि सब लिखने वालों ने विषय को बराबर पकड़ के रखा। दूसरी बात, इतनी हज़ारों मात्रा में चीज़ें आई कि मैं मानता हूँ कि शायद ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन ज़्यादातर हमने एग्ज़ाम के विषय को स्कूल के परिसर तक या परिवार तक या विद्यार्थी तक सीमित कर दिया है। मेरी ऐप पर जो सुझाव आए उससे तो लगता है कि ये तो बहुत ही बड़ा पूरे राष्ट्र में लगातार विद्यार्थियों के इन विषयों की चर्चाएं होती रहनी चाहिए। मैं आज मेरी इस मन की बात में विशेष रूप से माँ-बाप के साथ, परीक्षार्थियों के साथ और उनके शिक्षकों के साथ बातें करना चाहता हूँ। जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे बताया गया है, उसमें से भी कुछ बातें बताऊँगा। कुछ मुझे जो लगता है वो भी जोड़ूँगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन विद्यार्थियों को एग्ज़ाम देनी है उनके लिए मेरी ये 25-30 मिनट बहुत उपयोगी होगी, ऐसा मेरा मत है। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं कुछ कहूँ उसके पहले आज के मन की बात का ओपनिंग हम विश्व के वेल नोन ओपनर के साथ क्यों न करें। जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को पाने में कौन सी चीज़ें उनको काम आई, उनके अनुभव आपको ज़रूर काम आएंगे। भारत के युवाओं को जिनके प्रति नाज है, ऐसे भारत रत्न श्रीमान सचिन तेंदुलकर, उन्होंने जो मैसेज भेजा है वहाँ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि एग्ज़ाम्स कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। आप में से कई लोग टेंस भी रहेंगे। मेरा एक ही मैसेज है आपको कि आपसे एक्सपेक्टेशंस आपके माता-पिता करेंगे, आपके टीचर्स करेंगे, आपके बाकी के फैमिली मेंबर्स करेंगे, दोस्त करेंगे। जहाँ भी जाओगे सब पूछेंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कितने परसेंट आपका स्कोर करोगे। यही कहना चाहूँगा मैं कि आप खुद अपने लिए कुछ टारगेट सेट कीजिएगा। किसी और के एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में मत आइएगा। आप मेहनत ज़रूर कीजिएगा, मगर एक रियलिस्टिक अचीवेबल टारगेट खुद के लिए सेट कीजिए और वो टारगेट अचीव करने के लिए कोशिश करना। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मेरे से भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते थे। पिछले 24 साल में कई सारे कठिन मोमेंट्स आए और कई कई बार अच्छे मोमेंट्स आए, मगर लोगों के एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहते थे और वो बढ़ते ही गए। जैसे समय बीतता गया एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते ही गए। तो इसके लिए मुझे एक सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने यही सोचा कि मैं मेरे खुद के एक्सपेक्टेशंस रखूँगा और खुद के टारगेट्स सेट करूँगा। अगर वो मेरे खुद के टारगेट्स मैं सेट कर रहा हूँ और वो अचीव कर पा रहा हूँ तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ देश के लिए कर पा रहा हूँ। और वो ही टारगेट्स मैं हमेशा अचीव करने की कोशिश करता था। मेरा फोकस रहता था बॉल पे और टारगेट स्लोली स्लोली अचीव होते थे। मैं आपको यही कहूँगा कि आपकी सोच पॉजिटिव होनी बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव सोच को पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉलो करेंगे। तो आप पॉजिटिव ज़रूर रहिएगा
और ऊपर वाला आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स दे, इसकी पूरी उम्मीद है। और आपको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा ये एग्ज़ाम्स के लिए। एक टेंशन फ्री जाके पेपर लिखिए और अच्छे रिजल्ट्स पाइए। गुड लक। दोस्तों, देखा तेंदुलकर जी क्या कह रहे हैं? ये एक्सपेक्टेशन के बोझ के नीचे मत दबिए। आप ही को तो आपका भविष्य बनाना है। आप खुद से अपने लक्ष्य को तय करें, खुद ही अपने टारगेट तय करें, मुक्त मन से, मुक्त सोच से, मुक्त सामर्थ्य से। मुझे विश्वास है कि सचिन जी की ये बात आपको काम आएगी। और ये बात सही है। प्रतिस्पर्धा क्यों, अनुस्पर्धा क्यों नहीं? हम दूसरों से स्पर्धा करने में अपना समय क्यों बर्बाद करें? हम खुद से ही स्पर्धा क्यों न करें? हम अपने ही पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का तय क्यों न करें? आप देखिए, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और अपने ही पिछले रिकॉर्ड को जब तोड़ोगे, तब आपको खुशी के लिए, संतोष के लिए किसी और से अपेक्षा भी नहीं रहेगी। एक भीतर से संतोष प्रकट होगा। दोस्तों, परीक्षा को अंकों का खेल मत मानिए। कहाँ पहुँचे, कितना पहुँचे, उस हिसाब किताब में मत फंसे रहिए। जीवन को तो किसी महान उद्देश्य के साथ जोड़ना चाहिए, एक सपनों को लेकर के चलना चाहिए, संकल्पबद्ध होना चाहिए। ये परीक्षाएं, वो तो हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं उसका हिसाब किताब करती है। हमारी गति ठीक है कि नहीं है उसका हिसाब किताब करती है। और इसलिए विशाल, विराट ये अगर सपने रहे तो परीक्षा अपने आप में एक आनंदोत्सव बन जाएगी। हर परीक्षा उस महान उद्देश्य की पूर्ति का एक कदम होगी। हर सफलता उस महान उद्देश्य को प्राप्त करने की चाबी बन जाएगी। और इसलिए इस वर्ष क्या होगा, इस एग्जाम में क्या होगा, वहाँ तक सीमित मत रहिए। एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के चलिए। और उसमें कभी अपेक्षा से कुछ कम भी रह जाएगा तो निराशा नहीं आएगी। और जोर लगाने की, और ताकत लगाने की, और कोशिश करने की हिम्मत आएगी। जिन लोगों ने मुझे मेरे ऐप पर मोबाइल फ़ोन से छोटी-छोटी बातें लिखी हैं, श्रेय गुप्ता ने इस बात पर बल दिया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, जिससे आप एग्ज़ाम में स्वस्थतापूर्वक अच्छे से लिख सकें। अब मैं आज आखिरी दिन ये तो नहीं कहूँगा कि आप दंड बैठक लगाना शुरू कर दीजिए और 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए जाइए। लेकिन एक बात सही है कि खास करके एग्ज़ाम के दिनों में आपका रूटीन कैसा है। वैसे भी 365 दिवस हमारा रूटीन हमारे सपनों और संकल्पों के अनुकूल होना चाहिए। श्रीमान प्रभाकर रेड्डी की ने एक बात से मैं सहमत हूँ। उन्होंने खास आग्रह किया है, समय पर सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर रिवीजन करना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर पर प्रवेश पत्र और दूसरी चीज़ों के साथ समय से पहले पहुंच जाना चाहिए। ये बात प्रभाकर रेड्डी जी ने कही है। मैं शायद कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मैं सोने के संबंध में थोड़ा उदासीन हूँ। और मेरे काफ़ी दोस्त भी मुझे शिकायत करते रहते हैं कि आप बहुत कम सोते हैं। ये मेरी कमी है, मैं भी ठीक करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं इससे सहमत ज़रूर हूँ। निर्धारित सोने का समय, गहरी नींद, ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आपके दिन भर की और गतिविधियाँ। और ये संभव है। मैं भाग्यवान हूँ, मेरी नींद कम है लेकिन बहुत गहरी ज़रूर है। और इसके लिए मेरा काम चल भी जाता है। लेकिन आपसे तो मैं आग्रह करूँगा, वरना कुछ लोगों की आदत होती है सोने से पहले लंबी लंबी टेलीफोन पे बात करते रहते हैं। अब उसके बाद वही विचार चलते रहते हैं, तो कहाँ से नींद आएगी। और जब मैं सोने की बात करता हूँ तो ये मत सोचिए कि मैं एग्ज़ाम के लिए सोने के लिए कह रहा हूँ। गलतफहमी मत करना। मैं एग्ज़ाम के टाइम पर तो आपको अच्छी परीक्षा देने के लिए, तनाव मुक्त अवस्था के लिए सोने की बात कर रहा हूँ, सोते रहने की बात नहीं कर रहा हूँ। वरना कहीं ऐसा ना हो
कि मार्क कम आ जाए और माँ पूछे कि क्यों बेटे कम आए, तो कह दो कि मोदी जी ने सोने का कहा था तो मैं तो सो गया था। ऐसा नहीं करोगे ना, मुझे विश्वास है नहीं करोगे। वैसे जीवन में डिसिप्लिन सफलताओं की आधारशिला को मजबूत बनाने का बहुत बड़ा कारण होती है। एक मजबूत फाउंडेशन डिसिप्लिन से आता है। और जो अनऑर्गेनाइज होते हैं, इनडिसिप्लिन होते हैं, सुबह करने वाला काम शाम को करते हैं, दोपहर को करने वाला काम रात देर से करते हैं, उनको ये तो लगता है कि काम हो गया, लेकिन इतनी एनर्जी वेस्ट होती है और हर पल तनाव रहता है। हमारे शरीर में भी एकाध अंग, हमारे बॉडी का एकाध पार्ट थोड़ी सी तकलीफ करे तो आपने देखा होगा कि पूरा शरीर सहजता नहीं अनुभव करता है। इतना ही नहीं, हमारा रूटीन भी चरमरा जाता है। और इसलिए किसी चीज़ को हम छोटी न माने। आप देखिए, अपने आप को कभी जो निर्धारित कैसे है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत में मत फंसाइए। तय करें, करके देखें। दोस्तों, कभी-कभी मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक, उसने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, किन बातों में उसकी अच्छी ताकत है, उन चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरे प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, यार पता नहीं कौन सा सवाल आएगा, पता नहीं कैसा सवाल आएगा, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पेपर भारी होगा कि हल्का होगा। ये दो प्रकार के लोग देखे होंगे आपने। जो कैसा पेपर आएगा उसके टेंशन में रहता है, उसका उसके परिणाम पर भी नकारात्मक प्रभाव होता है। जो मेरे पास क्या है उसी विश्वास से जाता है, तो कुछ भी आ जाए वो निपट लेता है। इस बात को मुझसे भी अच्छी तरह अगर कोई कह सकता है तो चेकमेट करने में जिनकी मास्टरी है और दुनिया के अच्छों को जिसने चेकमेट कर दिया है, ऐसे चेस के चैंपियन विश्वनाथन आनंद, वो अपने अनुभव बताएंगे। आइए इस एग्जाम में आप चेकमेट करने का तरीका उन्हीं से सीख लीजिए। Hello, this is Vishwanathan Anand. First of all, let me start off by wishing you all the best for your exams. I will next talk a little bit about how I went to my exams and my experiences for that. I found that exams are very much like problems you face later in life. You need to be well rested, get a good night's sleep. You need to be on a full stomach. You should definitely not be hungry. And the most important thing is to stay calm. It's very, very similar to a game of chess. When you play, you don't know which problems will appear. Just like in a class, you don't know which question will appear in an exam. So if you stay calm and you're well nourished and have slept well, then you will find that your brain recalls the right answer at the right moment. So stay calm. It's very important not to put too much pressure on yourself. Don't keep your expectations too high. Just see it as a challenge. Do I remember what I was taught during the year? Can I solve these problems? At the last minute, just go over the most important things and the things you feel, the topics you feel you don't remember very well. You may also recall some incidents with the teacher or the students while you're writing an exam, and this will help you recall a lot of subject matter. If you revise the questions you find difficult, you'll find that they're fresh in your head, and when you're writing the exam, you'll be able to deal with them much better. So stay calm, get a good night's sleep. Don't be overconfident, but don't be pessimistic either. I've always found that these exams go much better than you fear before. So stay confident, and all the very best to you. विश्वनाथन आनंद ने सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। और आपने भी उनको जब अंतर्राष्ट्रीय चेस के गेम में देखा होगा, कितनी स्वस्थता से वो बैठे होते हैं और कितने ध्यानस्थ होते हैं। आपने देखा होगा उनकी आंखें भी इधर उधर नहीं जाती हैं। कभी हम सुनते थे ना अर्जुन के जीवन की घटना कि पक्षी की आंख पर कैसे उनकी नज़र रहती थी। बिल्कुल वैसा ही विश्वनाथन को जब खेलते हुए देखते हैं तो बिल्कुल उनकी आंखें एकदम से बड़ी टारगेट पर फिक्स रहती हैं और वो भीतर की शांति की अभिव्यक्ति होती है। ये बात सही है कि कोई कह दे इसलिए भीतर की शांति आ ही जाएगी, ये तो कहना कठिन है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। हंसते हंसते क्यों ना करें। आप देखिए, आप हंसते रहेंगे, खिलखिलाहट हंसते रहेंगे एग्जाम के दिन भी, तो
अपने आप शांति आना शुरू हो जाएगी। आप दोस्तों से बात नहीं कर रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, मुरझाए-मुरझाए चल रहे हैं, ढेर सारी किताबों को लास्ट मोमेंट भी हिला रहे हैं, तो फिर वो शांत मन हो नहीं सकता है। हँसिए, बहुत हँसते चलिए, साथियों के साथ चुटकुले शेयर करते चलिए। आप देखिए, अपने आप शांति का माहौल खड़ा हो जाएगा। मैं आपको एक बात छोटी सी समझाना चाहता हूँ। आप कल्पना कीजिए कि एक तालाब के किनारे पर आप खड़े हैं और नीचे बहुत बढ़िया चीज़ें दिखती हैं, लेकिन अचानक कोई पत्थर मार दे पानी में और पानी हिलना शुरू हो जाए, तो नीचे जो बढ़िया दिखता था वो दिखता है क्या? अगर पानी शांत है तो चीज़ें कितनी ही गहरी क्यों ना हो दिखाई देती हैं, लेकिन पानी अगर अशांत है तो नीचे कुछ नहीं दिखता है। आपके भीतर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, साल भर की मेहनत का भंडार भरा पड़ा है, लेकिन अशांत मन होगा तो वो खजाना आप ही नहीं खोज पाओगे। अगर शांत मन रहा तो वो आपका खजाना बिल्कुल उभर करके आपके सामने आएगा और आपकी एग्ज़ाम एकदम सरल हो जाएगी। मैं एक बात बताऊं, मैं कभी-कभी कोई लेक्चर सुनने जाता हूँ या मुझे सरकार में भी कुछ विषय ऐसे होते हैं जो मैं नहीं जानता हूँ और मुझे काफ़ी कंसंट्रेट करना पड़ता है, तो कभी-कभी ज़्यादा कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश करता हूँ तो एक भीतर तनाव महसूस करता हूँ। फिर मुझे लगता है नहीं थोड़ा रिलैक्स कर जाऊँगा तो मुझे अच्छा रहेगा। तो मैंने एक ना अपनी टेक्निक डेवलप की है। बहुत डीप ब्रीथिंग कर लेता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ, 3 बार 5 बार गहरी सांस लेता हूँ। समय तो 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड जाता है, लेकिन फिर मेरा मन एकदम से शांत होकर के चीज़ों को समझने के लिए तैयार हो जाता है। हो सकता है ये मेरा अनुभव हो, आपको भी काम आ सकता है। रजत अग्रवाल ने एक अच्छी बात बताई है। वो मेरी ऐप पर लिखते हैं, हम हर दिन कम से कम आधा घंटे दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ रिलैक्स फील करें, गप्पे मारें। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात रजत जी ने बताई है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम जब एग्ज़ाम देकर के आते हैं तो गिनने के लिए बैठ जाते हैं, कितने सही किया, कितना गलत किया। अगर घर में माँ बाप भी पढ़े लिखे हों और उसमें भी अगर माँ बाप भी टीचर हो तो फिर पूरा पेपर फिर से लिखवाते हैं, बताओ तुमने क्या लिखा, क्या हुआ, सारा जोड़ लगाते हैं, देखो तुम्हें 40 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा। आपका दिमाग जो एग्ज़ाम हो गई उसमें खपा रहता है। आप भी क्या करते हैं, दोस्तों से फ़ोन पे शेयर करते हैं, अरे यार उसमें तुमने क्या लिखा, अरे यार उसमें तुम्हारा कैसा गया, अच्छा तुम्हें क्या लगता है, यार मेरी तो गड़बड़ हो गई, यार मैंने तो गलती कर दी, अरे यार मुझे ये तो मालूम था लेकिन मुझे याद नहीं आया। हम उसी में फंस जाते हैं। दोस्तों ये मत कीजिए। एग्ज़ाम के समय हो गया सो हो गया। परिवार के साथ और विषयों पर गप्पे मारिए, पुरानी हंसी खुशी की यादें ताज़ा कीजिए। कभी माँ बाप के साथ कहीं गए हो तो वहाँ के दृश्यों को याद करिए, बिल्कुल उससे निकल करके ही आधा घंटा बिताइए। रजत जी की बात सचमुच में समझने जैसी है। दोस्तों मैं क्या आपको शांति की बात बताऊं, आज आपको एग्जाम देने से पहले एक ऐसे व्यक्ति ने आपके लिए संदेश भेजा है। वे मूलतः शिक्षक हैं और आज एक प्रकार से संस्कार शिक्षक बने हुए हैं। रामचरितमानस वर्तमान संदर्भ में उसकी व्याख्या करते करते वो देश और दुनिया में इस संस्कार सरिता को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे पूज्य मुरारी बापू ने भी विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण टिप भेजी है और वे तो शिक्षक भी हैं, चिंतक भी हैं और इसलिए उनकी बातों में दोनों का मेल है। मैं मुरारी बापू बोल रहा हूँ। मैं विद्यार्थी भाई बहनों को यही कहना चाहता हूँ कि परीक्षा के समय में मन पर कोई भी बोझ रखे बिना और बुद्धि का एक स्पष्ट निर्णय करके और चित्त को एकाग्र करके आप परीक्षा में बैठिए और जो स्थिति आए उसका स्वीकार कर लीजिए। मेरा अनुभव है कि परिस्थिति को स्वीकार करने से बहुत हम प्रसन्न रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं। आपकी परीक्षा में आप निर्भर और प्रसन्न चित्त से आगे बढ़ें तो जरूर सफलता मिलेगी, और यदि सफलता न भी मिली तो भी फेल होने का ग्लानि नहीं होगी और सफल होने का गर्व नहीं होगा। एक शेर कहकर मैं मेरा संदेश और शुभकामना देता हूँ कि लाजिम नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही, जीना भी सीखिए नाकामियों के साथ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का ये जो मन की बात का कार्यक्रम है उसको मैं बहुत आवकार देता हूँ। सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।
पूज्य मुरारी बापू का मैं भी आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा संदेश हम सबको दिया। दोस्तों, आज एक और बात बताना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इस बार जो मुझे लोगों ने जो अपने अनुभव बताए हैं, उसमें योग की चर्चा अवश्य की है। और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि इन दिनों में दुनिया में जिस किसी से मिलता हूँ, थोड़ा सा भी समय क्यों न मिले, योग की थोड़ी सी बात तो कोई न कोई करता ही करता है। दुनिया के किसी भी देश का व्यक्ति क्यों न हो, भारत का कोई व्यक्ति क्यों न हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि योग के संबंध में इतना आकर्षण पैदा हुआ है, इतनी जिज्ञासा पैदा हुई है। और देखिए, कितने लोगों ने मुझे मेरे मोबाइल ऐप पर श्री अतानु मंडल, श्री कृणाल गुप्ता, श्री सुशांत कुमार, श्री के.जी. आनंद, श्री अभिजीत कुलकर्णी, न जाने अनगिनत लोगों ने मेडिटेशन की बात की है, योग पर बल दिया है। खैर दोस्तों, मैं बिल्कुल ही आज ही कह दूं कल सुबह से योग करना शुरू करो, वो तो आपके साथ अन्याय होगा। लेकिन जो योग करते हैं वो कम से कम एग्जाम है इसलिए आज न करें ऐसा न करें, करते हैं तो करिए। लेकिन ये बात सही है कि विद्यार्थी जीवन में हो या जीवन का उत्तरार्ध हो, अंतर्मन की विकास यात्रा में योग एक बहुत बड़ी चाबी है, सरल से सरल चाबी है। आप जरूर उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, अगर आप अपने नज़दीक में कोई योग के जानकार होंगे, उनको पूछोगे तो एग्ज़ाम के दिनों में पहले योग नहीं किया होगा तो भी 2-4 चीज़ें तो ऐसी बता देंगे जो आप 2-4-5 मिनट में कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो हाँ, मेरा उसमें विश्वास बहुत है। मेरे नौजवान साथियों, आपको परीक्षा हॉल में जाने की बड़ी जल्दी होती है, जल्दी-जल्दी पर अपने बेंच पर बैठ जाने का मन करता है। क्या ये चीज़ें हड़बड़ी में क्यों करें? अपना पूरे दिन का समय का ऐसा प्रबंधन क्यों न करें कि कहीं ट्रैफिक में रुक जाएं तो भी समय पर हम पहुंच ही जाएं। वरना ऐसी चीज़ें एक नया तनाव पैदा करती हैं। और एक बात है, हमें जितना समय मिला है उसमें जो प्रश्न पत्र हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें कभी-कभी लगता है कि ये हमारा समय खा जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप उन इंस्ट्रक्शन को बारीकाई से पढ़िए। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जाएगी, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उससे एग्ज़ाम में क्या करना है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी और बाद में पछतावा नहीं होगा। और मैंने देखा है कि कभी-कभार पेपर आने के बाद ही पैटर्न नहीं आई है ऐसा पता चलता है, लेकिन पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शन तो शायद हम अपने आप को बराबर कोप अप कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो मुझे ऐसे ही जाना है। और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि भले आपकी 5 मिनट इसमें जाए, लेकिन इसको जरूर करें। श्रीमान यश नागर, उन्हें मेरे मोबाइल ऐप पर लिखा है कि जब उन्होंने पहली बार पेपर पढ़ा तो उन्हें यह काफ़ी कठिन लगा, लेकिन उसी पेपर को दोबारा आत्मविश्वास के साथ, अब यही पेपर मेरे पास है, कोई नए प्रश्न आने वाले नहीं हैं, मुझे इतने ही प्रश्नों से निपटना है। और जब दोबारा मैं सोचने लगा तो उन्होंने लिखा है कि मैं इतनी आसानी से इस पेपर को समझ गया। पहली बार पढ़ा तो लगा कि ये तो मुझे नहीं आता है, लेकिन वही चीज़ दोबारा पढ़ा तो मुझे ध्यान में आया कि नहीं, सवाल दूसरे तरीके से रखा गया है, लेकिन ये तो वही बात है जो मैं जानता हूँ। प्रश्न को समझना ये बहुत आवश्यक होता है। प्रश्न को न समझने से कभी-कभी प्रश्न कठिन लगता है। मैं यश नागर की इस बात पर बल देता हूँ कि आप प्रश्न को 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें और आप जो जानते हैं उसके साथ उसको मैच करने का प्रयास करें। आप देखिए वो प्रश्न लिखने ही सरल हो जाएगा। मेरे लिए आज खुशी की बात है कि भारत रत्न और हमारे बहुत ही सम्मानित वैज्ञानिक CNR राव, उन्होंने धैर्य पर बल दिया है। बहुत ही कम शब्दों में लेकिन बहुत ही अच्छा संदेश हम सभी विद्यार्थियों को उन्होंने दिया है। आइए राव साहब का मैसेज सुने अपन। Professor CNR Rao from Bangalore. I fully realize that examinations cause anxiety. That too competitive examinations. Do not worry, do your best. That's what I tell all my young friends. At the same time, remember that there are many opportunities in this country. Decide what you want to do in life and don't give it up. You will succeed. Do not forget that you are a child of the universe. You have a right to be here like the trees and the mountains. All you need is doggedness, dedication and tenacity.
With these qualities, you will succeed in all examinations and all other endeavors. I wish you luck in anything you want to do. God bless. देखा एक वैज्ञानिक का बात करने का तरीका कैसा होता है। जो बात कहने में मैं आधा घंटा लगाता हूँ वो बात वो 3 मिनट में कह देते हैं। यही तो विज्ञान की ताकत है और यही तो वैज्ञानिक मन की ताकत है। मैं राव साहब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने देश के बच्चों को प्रेरित किया। उन्होंने जो बात कही है दृढ़ता की, निष्ठा की, तप की, यही बात है। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिलीजेंस। डटे रहो दोस्तों, डटे रहो। अगर आप डटे रहोगे तो डर भी डरता रहेगा और अच्छा करने के लिए सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अब मेरे ऐप पर एक संदेश रुचिका डाबस ने अपने एग्ज़ाम एक्सपीरियंस को शेयर किया है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में एग्ज़ाम के समय एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने का लगातार प्रयास होता है और ये चर्चा उनके साथी परिवारों में भी होती थी। सब मिलाकर के पॉजिटिव वातावरण, ये बात सही है। जैसा सचिन जी ने भी कहा, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, पॉजिटिव एनर्जी को उजागर करता है। कभी-कभी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो हमें प्रेरणा देती हैं और ये बात सोचिए कि ये सब विद्यार्थियों को ही प्रेरणा देती है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर आप क्यों न हो, उत्तम उदाहरण, सत्य घटनाएं बहुत बड़ी प्रेरणा भी देती हैं, बहुत बड़ी ताकत भी देती हैं और संकट के समय नया रास्ता भी बना देती हैं। हम सब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन हमारे सिलेबस में उसके विषय में पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों कभी ये सोचा है कितने सालों तक उन्होंने इस काम को करने के लिए खपा दिए, कितनी बार विफलताएं मिली, कितना समय गया, कितने पैसे गए, विफलता मिलने पर कितनी निराशा आई होगी। लेकिन आज उस इलेक्ट्रिसिटी, वो बल्ब हम लोगों की ज़िंदगी को भी तो रोशन करता है। इसी को तो कहते हैं विफलता में भी सफलता की संभावनाएं निहित होती हैं। श्रीनिवास रामानुजन को कौन नहीं जानता है, आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में से एक नाम, इंडियन मैथमेटिशियन। आपको पता होगा उनका फॉर्मल कोई एजुकेशन मैथमेटिक्स में नहीं हुआ था, कोई विशेष प्रशिक्षण भी नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थियरी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में गहन योगदान किया। अत्यंत कष्ट भरा जीवन, दुख भरा जीवन, उसके बावजूद भी वो दुनिया को बहुत कुछ दे करके गए। जेके रोलिंग एक बेहतरीन उदाहरण है कि कभी भी किसी को भी मिल सकती है। हैरी पॉटर सीरीज आज दुनिया भर में लोकप्रिय है, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। कितनी समस्याएं उनको झेलनी पड़ी थी, कितनी विफलताएं आई थी। रोलिंग ने खुद कहा था कि मुश्किलों में वो सारी ऊर्जा उस काम में लगाती थी जो वाकई उनके लिए मायने रखता था। एग्ज़ाम आजकल सिर्फ विद्यार्थी की नहीं, पूरे परिवार की और पूरी स्कूल की, टीचर की, सबकी हो जाती है। लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स के सपोर्ट सिस्टम के बिना अकेला विद्यार्थी स्थिति अच्छी नहीं है। टीचर हो, पेरेंट्स हो, इवन सीनियर स्टूडेंट्स हो, ये सब मिलाकर के हम एक टीम बन के, यूनिट बन के, समान सोच के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें तो परीक्षा सरल हो जाती है। श्रीमान केशव वैष्णव ने मुझे ऐप पर लिखा है, उन्होंने शिकायत की है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों पर अधिक मार्क्स मारने के लिए कभी भी दबाव नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वो रिलैक्स रहे, इसकी चिंता करनी चाहिए। विजय जिंगल लिखते हैं, बच्चों पर उनसे अपनी उम्मीदों का बोझ न डालें, जितना हो सके उनका हौसला बढ़ाएं, विश्वास बनाए रखने में सहायता करें। ये बात सही है। मैं आज पेरेंट्स को अधिक कहना नहीं चाहता हूँ, कृपा करके दबाव मत बनाइए। अगर वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहा है तो रोकिए मत, एक हल्का फुल्का वातावरण बनाइए, सकारात्मक वातावरण बनाइए। देखिए आपका बेटा हो या बेटी, कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको भी वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा। दोस्तों एक बात निश्चित है, खास करके मैं युवा मित्रों से कहना चाहता हूँ, हम लोगों का जीवन हमारी पुरानी पीढ़ियों से बहुत बदल चुका है।
हर पल नया इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी, विज्ञान के नित्य नए रंग रूप देखने को मिल रहे हैं। और हम सिर्फ अभिभूत हो रहे हैं ऐसा नहीं, हम उससे जुड़ने का पसंद करते हैं। हम भी विज्ञान की रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि आज नेशनल साइंस डे है। नेशनल साइंस डे, देश का विज्ञान महोत्सव, हर वर्ष 28 फरवरी हम इस रूप में मनाते हैं। 28 फरवरी 1928 सर सीवी रमन ने अपनी खोज रमन इफेक्ट की घोषणा की थी। यही तो खोज थी जिसने उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इसलिए देश 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाता है। जिज्ञासा विज्ञान की जननी है। हर मन में वैज्ञानिक सोच हो, विज्ञान के प्रति आकर्षण हो, और हर पीढ़ी को इनोवेशन पे बल देना होता है। और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बिना इनोवेशन संभव नहीं होते। आज नेशनल साइंस डे पर मैं देश में इनोवेशन पर बल मिले, ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, ये सारी बातें हमारे विकास यात्रा के सहज हिस्से बनने चाहिए। और इस बार नेशनल साइंस डे का थीम है मेक इन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशंस। सर सीवी रमन को मैं नमन और आप सबको विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। दोस्तों, कभी-कभी सफलताएं बहुत देर से मिलती हैं, और सफलता जब मिलती है तब दुनिया को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। आप एग्ज़ाम में शायद बहुत बिजी रहे होंगे, तो शायद हो सकता है बहुत सी खबरें आपके मन में रजिस्टर न हुई हो। लेकिन मैं देशवासियों को भी इस बात को दोहराना चाहता हूँ। आपने पिछले दिनों में सुना होगा कि विज्ञान के विश्व में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खोज हुई है। विश्व के वैज्ञानिकों ने परिश्रम किया, पीढ़ियां आती गई, कुछ न कुछ करती गई, और करीब-करीब 100 साल के बाद एक सफलता हाथ लगी। ग्रेविटेशनल वेव हमारे वैज्ञानिकों के पुरुषार्थ से उसे उजागर किया गया, डिटेक्ट किया गया। यह विज्ञान की बहुत दूरगामी सफलता है। यह खोज न केवल पिछली सदी के हमारे महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन की थ्योरी को प्रमाणित करती है, बल्कि फिजिक्स के लिए महान डिस्कवरी मानी जाती है। ये पूरी मानव जात को, पूरे विश्व के काम आने वाली बात है। लेकिन एक भारतीय के नाते हम सबको एक बात की खुशी है, इस सारी खोज की प्रक्रिया में हमारे देश के सपूत, हमारे देश के होनहार वैज्ञानिक भी उससे जुड़े हुए थे। उनका भी योगदान है। मैं उन सभी वैज्ञानिकों को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। भविष्य में भी इस खोज को आगे बढ़ाने में हमारे वैज्ञानिक प्रयासरत रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भारत भी हिस्सेदार बनेगा। और मेरे देशवासियों, पिछले दिनों हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। इसी खोज में और अधिक सफलता पाने के लिए लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में उसको कहते हैं LIGO, लिगो, भारत में खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है। दुनिया में 2 स्थान पर इस प्रकार की व्यवस्था है, भारत तीसरा है। भारत के जुड़ने से इस प्रक्रिया को और नई ताकत मिलेगी और नई गति मिलेगी। भारत जरूर अपने मर्यादित संसाधनों के बीच भी मानव कल्याण की इस महत्तम वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनेगा। मैं फिर एक बार सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक नंबर लिखवाता हूँ आपको। कल से आप मिस कॉल करके इस नंबर से मेरी मन की बात सुन सकते हैं, आपकी अपनी मातृभाषा में भी सुन सकते हैं। मिस कॉल करने के लिए नंबर है 8190881908। मैं दोबारा कहता हूँ 8190881908। दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम शुरू हो रही है। मुझे भी कल एग्ज़ाम देनी है। 125 करोड़ देशवासी मेरी एग्जामिनेशन लेने वाले हैं।
पता है ना? अरे भाई कल बजट है, 29 फरवरी, ये लीप ईयर होता है। लेकिन हाँ, आपने देखा होगा, मुझे सुनते ही लगा होगा, मैं कितना स्वस्थ हूँ, कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। बस कल मेरी एग्ज़ाम हो जाए, परसों आपकी शुरू हो जाए और हम सब सफल हो तो देश भी सफल होगा। तो दोस्तों, आपको भी बहुत-बहुत मेरी शुभकामनाएँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। सफलता, विफलता के तनाव से मुक्त होकर के, मुक्त मन से आगे बढ़िए, डटे रहिए। धन्यवाद।